बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया मलिक। और मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम गौहर। और मैं हूँ आपका मेहमान ख़ुसूसी यूनुस खान। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एक सवाल है आप लोगों से। जी। क्या आप लोग रिश्वत लेते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, हैराम है। आप क्यों खामोश है मारिया? रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। एग्जैक्टली। ये तो आप लेते नहीं ना रिश्वत। आप कभी किसी को ऑफर कराएंगे रिश्वत? नहीं, इंटरेस्ट चलता है, रिश्वत वगैरह नहीं है। वी डोंट बिलीव इन रिश्वत। If it's your interest, then you'll go with the रिश्वत. वी ओनली कीप आवर फेथ इन बैंक वाला इंटरेस्ट। Okay, up to you. इस्लामिक बैंकिंग भी होती है। Islamic जी banking. बिल्कुल बिल्कुल। But what if somebody is trying to buy the government? पीटीआई के एमएनएस को कोई खरीदने की कोशिश करे तो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? सना, व्हाट इज दिस बिहेवियर? बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल स्टूपिड बिहेवियर है। उसका रीजन ये है कि हमेशा ही आपको पता है सियासतदानों को खरीदने की कोशिश की जाती है। तो वो कब नहीं बिकते? वो तो बिकने को तैयार है। नहीं, अपनी पार्टी के साथ वफादारी भी कोई चीज है। वफादारी भी इमरान कोई चीज खान है। साहब को निकाल के अगर सियासतदानों की बात करें तो ये स्टेटमेंट मेरा सबके लिए है। लेकिन इमरान खान की अगर टीम में से ही किसी को ऑफर की जाए कि आप इमरान खान को हटाने के लिए हमारा साथ दे, तो आपको लगता है कि कोई खुद जो है, जिस तरह आपको अगर मैं कहूं कि इमरान खान को हटाने के लिए ये जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें आपने जो है वो इमरान खान के हक में वोट नहीं देना, इसके लिए आप मुझसे जितनी कीमत आप कहेंगी वो आप ले लें, क्या आप ऐसा करेंगे इमरान खान? नो, दिस इज एन इलीगल एक्ट। जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। इसी तरह बिल्कुल ऐसा ही किया गया फवाद चौधरी साहब के साथ भी। उनको जो है वो तहरीक अदम एतमाद के लिए जो एक वोट है वो उनको कहा गया कि आप जो वोट है वो वज़ीर आज़म के हक में मत दीजिएगा, आप जो है वो हमारे हक में दे दीजिएगा। तो उनको बहुत ज्यादा कीमत ऑफर की गई, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का। बिल्कुल 3 पीटीआई ऑफिशियल्स को ऑफर की गई, उन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किए, उन्होंने ऑफर डिस्क्लोज नहीं की। बट देखें ये बड़ा रूथलेस अग्रेशन है ऑब्वियसली फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन की तरफ ये से रूथलेस बिहेवियर है, दिस इज वेरी बैड बिहेवियर। आप एक ऑपोजिशन के अगर फॉर एग्जांपल लीडर कह ले, जस्ट फॉर सेक ऑफ द आर्गुमेंट, अगर मैं कहता हूं कि ऑपोजिशन लीडर है, इतना बुरा बिहेवियर है, अगर मैं कहूं कि कोई असल लीडर है जो हुकूमत में लीडर है, जो लीड कर रहा है, उसका ऐसा बिहेवियर हो तो आपको बुरा लगेगा ना? ऑब्वियसली। अगर आपको मैं बताऊं किंग कॉन्ग की बात करूंगा मैं, मारिया आप बताएं मैं क्यों कह रहा हूं किंग कॉन्ग? व्हाट इज दिस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? किम जॉन उन साहब ने अपने जो माली हैं उनको लेबर कैंप में भेज दिया है। क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जितना टाइम एक फूल को उगने के लिए दिया हुआ था वो उस टाइम पीरियड में वो माली नहीं उगा सके। एक फूल के लिए? जी, फूल की क्या वैल्यू है? वो इसलिए क्योंकि उस फूल का नाम उनके वालिद के नाम पर था। एग्जैक्टली उस फूल का नाम मैं आवाम को बता दूं, उस फूल का नाम है किम जोंग लिया बेगोनियास, अ फ्लावर नेम्ड आफ्टर हिज लेट फादर। ठीक है, लेबर कैंप का मैं थोड़ा सा आवाम को बता दूं। लेबर कैंप वो होता है कि एक कैंप है जहां पे आपको एज अ लेबर ट्रीट किया जाता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम काम लिया जाता है और आपको सजा दी जाती है। एज अ प्रिजनर भी आप काम कर रहे होते हैं, बहुत बुरे हालात हैं। ये किम जोंग उन जो है ये एक असल विलन है। ही इज। विलन से याद आता है हीरो, ठीक है, हीरो से याद आता है हीरोइन, हीरोइन से याद आता है अलीज़े शाह, अलीज़े शाह से याद आता है जहाज। जी क्या कनेक्शन बनाया मैंने? जहाज मुझे बताएं, उसकी क्या रिपोर्ट है जहाजों की? एरोस्पेस डिवीजन ने कहा है पाकिस्तान और टर्की ने हाथ मिला लिया है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। एग्जैक्टली। अब 5th जनरेशन में आपको बताऊं, जनरेशन जैसे आपकी लैपटॉप का अगर 11th जनरेशन लैपटॉप आया है, आईफोन मेरे ख्याल से 10 या 11 ऐसा कुछ है उसकी जनरेशन, तो ये जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी होगी। फाइटर जेट स्टेल्थ इसमें होगी, टेक्निक स्पीड भी होगी। और मैंने एक दफा बताया था, शायद आवाम आपको याद हो, कि वो जहाज बन रहे हैं जो मुंह इधर है, ठीक है, लेकिन अनम टारगेट है, तो मैं लॉक करके खुद ब खुद मिसाइल ट्रैवल करेगा अपने टारगेट की तरफ। दिस इज 5th जनरेशन। जस्ट इमेजिन 10th जनरेशन क्या होगा फिर। ठीक है, बात यहाँ भी खत्म नहीं हो। देखें, हम बात करते हैं, अभी हमने विलन की बात की, फिर हमने इधर हीरोइन की बात की, फिर जहाज की बात की, पॉजिटिव बात की ना, अब नेगेटिव बात भी करना जरूरी है जी। लेकिन पॉजिटिविटी आपको खुद निकालनी पड़ेगी उसमें। जो हो रहा है एनवायरनमेंट में वो तो नेगेटिव है, लेकिन कोई एक फूल उगता है, वो वाला फूल नहीं, एक और फूल उगता है पॉजिटिविटी का। वो फूल क्या होगा है? जी अना बताइए। मैं बताती हूँ कि बेला हदीद के बारे में जिक्र कर चुके हैं हम पहले भी शो में, और इस तरह के मुद्दे पे भी हम पहले बात कर चुके हैं, और ये अच्छी बात है, और ये चीज़ एक के बाद एक कंटिन्यूसली होती ही चली जा रही है। तो ये जो भारत में मुस्कान वाला इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनके फेवर में आवाज़ उठाई है, सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल सतह पे भी। और अब फाइनली इस पे बेला हदीद, जो कि जीजी हदीद की सिस्टर हैं, दोनों सेलिब्रिटी हैं, मॉडल्स हैं, तो बेला हदीद ने ये कहा है कि नॉट योर जॉब to tell women
what they should wear or not. Exactly. Bella Hadid slams India over hijab row across the country. मतलब उन्होंने ये कहा है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आप ये पिक्चर देखिए अपने स्क्रीन पे, बाकायदा उन्होंने हिजाब लेके ये बात कही है और जस्टिस किया इस जुमले के साथ। और उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि आप कोई नहीं होते बताने वाले औरत को कि वो क्या पहने क्या ना पहने, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बाहर की मॉडल हैं। तो ये बात आप लोग इस तरफ भी लेके जा सकते हैं कि शायद वो छोटे कपड़ों के हक में बोल रही हैं, पर नहीं, ये बात बताने का मकसद ये था कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई औरत खुद को कवर अप करना चाह रही है और वो ढांप के रखना चाह रही है तो ये उसका पर्सनल चॉइस है। आप औरत को ना बताएं कि उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना। एवरी वुमन नो कि उसके हक में क्या बेहतर है और वो अपने लिए बेहतर फैसला ले सकती है। एग्जैक्टली इट्स ट्रू। देखें आप, सिंपल सी बात है, पहले तब लड़कियां छोटे कपड़े पहनती थी तो आप कहते थे कि ओ माय गॉड ये तो देखो क्या बेशर्म औरत है। अब अगर वो फुल कपड़े पहन रही तो ओ माय गॉड क्या बेशर्म है, स्कूल में ऐसे नहीं होना चाहिए। ओ भाई ये जब तक ज़हन खोलो, ये एक्सट्रीमिस्ट जाहिल लोग हैं जो ये सोच रखते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि जाहिल से बात हो रही तो इंडिया की तो बात जरूरी है ना करना। एक जाहिल आदमी ने, आपको बात बताता हूं कि वो इस्लाम को कितना बुरा कहते हैं। हर बंदा इस्लाम को बुरा कह रहा है वहां पर, हर बंदा तो नहीं, मतलब मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि इस्लाम सही नहीं है, इस्लामिक लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमारे इस्लाम में कितनी शादी की इजाजत है? 4। अगर मैं आपको कोई एक हिंदू लड़के ने 27 शादी की तो आपको कैसा लगेगा? Weird, unbelievable. 27 शादी बाय इंडियन लड़का, यानी कि एक डाइवोर्स हो गया फिर शादी की, ऐसे मतलब टाइम। ओके। ओ माय गॉड। अब मैं आपको उनका नाम बता रहा हूँ। इनका नाम है बिप्पू प्रकाश स्वाइन। अब स्वाइन है या स्वाइन है, आई डोंट नो। अब ये जो लड़का है इसने 27 शादियां की हैं इन 10 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये अटैक किस पे करता था, टारगेट किस पे करता था? 40 साल से ऊपर की खातून जो कि डिवोर्स थी और ये पैसे उनसे लेता था, पैसे लेता था और फरार हो जाता। कभी किसी को बोलता था मैं डॉक्टर हूँ, कभी किसी को बोलता था मैं पुलिस में हूँ, कभी बोलता था मैं इंजीनियर हूँ। देखें टाइम ट्रेवल की बात अगर हम कर लेते हैं थोड़ी सी, तो इन पे एक एडवांस में फिल्म भी बन चुकी है, क्या करूँ लेडीज में हुआ 10 से मजबूर। मतलब उसने बिजनेस बनाया। एग्जैक्टली, ये रिकी बेल चल रहा है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ इस लड़के की एज क्या है। गेस, एनी गेस? अनम? 34। 27। जी 28, 30। इस लड़के की उम्र है 66 इयर्स। Oh my God. 66 मतलब ये तो फिर बुढ़ा हुआ, लड़का तो नहीं हुआ। देखें इस काम में तो उसने लड़कों को पीछे छोड़ दिया, तो ये लड़के से ही बढ़ के। आई जस्ट वांट टू अनाउंस दिस WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप गोज टू प्रभु, क्या नाम है इसका, जो भी लड़का छा गया है। बट यूनिस मुझे एक बात बताएं कि वाई ही इज सो अनस्टॉपेबल। ये कोविड के वेरिएंट्स की तरह बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं रहे हैं? पुलिस ने नहीं इनको अरेस्ट किया अब तक? अफसोस के साथ पकड़ा गया है लड़का ये, ठीक है। ये नौजवान लड़का 66 इयर्स ओल्ड यंग मैन। आई जस्ट वांट टू से कि बेचारा पकड़ा गया। और मजे की बात, जब उनका फोन पुलिस ने उठाया तो उन्होंने सेव क्या किया हुआ है नाम अपनी वाइफ का, वाइफ नंबर 1, वाइफ 2, वाइफ डॉक्टर, वाइफ टीचर, वाइफ पुलिसमैन। पुलिस औरत के साथ भी शादी कर चुका है लड़का और छा गया 66 साल के अंकल। बस मैं एक बात कह दूं, ब्रेक का टाइम हो गया है, कि देखें वो 27 करके बैठा हुआ है और हमारी दूसरी करते हुए भी हो जाता है, हम डर जाते हैं। तो टाइम हो गया ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले एक न्यूज़ के तमाम तर न्यूज़ के जो है वो मैशअप हमारे साथ यूनस लेकर आए थे। और अब जी मैं जो न्यूज़ लेकर आई हूँ वो तमाम तर हमारे जितने भी सिंध के बच्चे हैं जो मैट्रिक में हैं, 9 में हैं, उनके एक बड़ी, आपने देखा होगा उनके अंदर एक परेशानी होती है बेचारे। जब तक उनके एग्ज़ाम नहीं होते तब तक वो परेशान रहते हैं कि कब होने हैं एग्ज़ाम। अब 2 महीने की छुट्टियां भी आने वाली हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको पता है कोविड की सिचुएशन के बाद अब बराह रास्त जो है वो बच्चे अब प्रॉपर अपना एक तालीमी साल उन्होंने मुकम्मल किया है और उसके बाद वो जाकर एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब ये है कि मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि आपकी छुट्टियां कब से पड़ रही हैं और आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। सो पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग छुट्टियों के बारे में सुनना पसंद करेंगे या एग्जाम के बारे में? पहले एग्जाम निकालें, फिर छुट्टियों पे आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम पहले एग्जाम की तरफ आते हैं। तो सिंध के एग्जाम के हवाले से मैं बात करती हूँ। आप ये देखिए, ये जी नया जो है वो तालीमी इदारे की तरफ से जो है वो शेड्यूल जारी किया गया है जिसके अंदर जो है वो आपका जो नया तालीमी साल है 2022 और 2023 के आगाज़ में ही जो है वो 9वीं और 10वीं जमात के जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो बराह रास्त 17 मई से जो है वो बाकायदा से 9 और मैट्रिक के जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं जो कि 17 जुलाई तक जो है वो जारी रहेंगे। जुलाई, ठीक है।
17 जुलाई तक जो है वो बाकायदा से जारी रहेंगी। तो Okay. बच्चों अच्छे से मेहनत करके एग्जाम देना, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि वो सियासतदानों के लिए छोड़ी हुई है। वाह, ठीक है, वाह। एक सवाल पूछूं आप लोगों से, जी, if you जी, allow me, जी। कि एग्जाम लेना, जस्ट टू आस्क यू, इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, एग्जाम देना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स नहीं, जो रट्टा सिस्टम है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो रट्टा सिस्टम है कि आप ये जो रट के हैं, ये तो फिर आप टेस्ट ले रहे हो मेमोरी का। अगर मैं You're आपको not testing कहूं, their जी जी अगर मैं आपको कहूं नहीं, तो क्या कुछ बदलने वाला है? नहीं, जस्ट अ थॉट, आई एम आस्किंग योर ओपिनियंस। आई वांट टू से कि जब तक हमारे पे प्रेशर नहीं होगा ना कि एग्जाम्स होंगे, तब तक कोई बच्चा सीरियस पढ़ाई को लेगा नहीं। Exactly. वही तो चीजें जो उन्हें पकड़ के रखती है कि हमें याद True. करके पढ़ना है, वरना तो सारे बहुत वो हो जाएंगे, केयर फ्री घूमने लग जाएंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। और वो पढ़ेंगे भी नहीं। एग्जैक्टली मैं भी अनम की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि वो बच्चा पढ़ेगा भी नहीं, मतलब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होगा, अपना प्रेशर लेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, एग्जाम्स देना है। अब वो एक आपके अंदर एक अलग सी जुस्तजू होती है, तो वो एग्जाम्स देना बनता है। देखिए, मैं ये कहूँगी कि एग्जाम सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं होते, आपकी पूरी जिंदगी में होते हैं। क्या बात? तो इम्तिहान की तैयारी पहले से हो जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। True. और उसकी तैयारी करनी चाहिए और एग्जाम्स के लिए तैयार रहना चाहिए। आई जस्ट वांट टू से क्विकली कि देखें, एग्जाम जो है ना, आप कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो बच्चे का कुछ तो इंटरेस्ट होगा। वो शायद मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल कंपनी जो है, ऑटोमोबाइल जो एक इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी है। किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट में, किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में, क्यों ना किसी बच्चे को जो एबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करें और फर्दर उस एबिलिटी को एनहांस करने के लिए उसकी ट्रेनिंग दी जाए। अगर ऐसा होता तो आपको पता है कि अभी तक जो सियासतदान आके गुजर चुके हैं वो होते ही नहीं। फिर भी यूनिस पढ़ाई स्किल को भी फिगर आउट करने के लिए पढ़ाई के प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। एग्जैक्टली। चलो, बट आई बिलीव कि रट्टाफिकेशन जो है ना, वो नहीं होनी ये चाहिए। हाँ, ये बात तो ये है। इस पे ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए फॉर गिविंग मार्क्स इन द लेकिन एग्जाम। अगर आप रट्टाफिकेशन की बात करें तो आपको क्या याद है जो आपने पूरे स्कूल में पढ़ा या कॉलेज में पढ़ा? आपको कितने चैप्टर्स याद सबको होंगे? बनाया मेरे खुदा ने, पेड़ और पौधे, शाख और पत्ते, फल मीठे मीठे, इतना याद है। 2 दिन लगाए थे, वो भी खड़े होकर मैंने याद किया था, डंडे खा और खा। फिर भी गलत याद किया। रट्टा कभी भी याद नहीं कभी रहता। याद नहीं रहता। तो इंसान को समझ के जो चीज आसान होती है ना, वो Yes. रट्टे से आप पे फिर ऐसा होता है कि बस इसको निकालना है, सर से बिल्कुल ऐसा उतारना ही है। अब गुड न्यूज की तरफ आ जाए। बिल्कुल। अब बताते हैं कि आखिर जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो कब से पड़ने वाली हैं। तमाम तर कब बच्चे से आएंगी? हाँ, बहुत ज्यादा आपको पता है गर्मियों की छुट्टियों का बहुत इंतजार होता है और बहुत सारे प्लान्स होते हैं हमारे। ऐसा ही है, बचपन में कितना ज्यादा हम जो है वो एक्साइटेड थे कि गर्मियों की छुट्टियां होंगी, ये करेंगे वो करेंगे। अब खाला के घर जाएंगे। हाँ, दूसरों को तंग करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी छुट्टियां हो गई, आई मीन 2 साल बच्चों ने काफी एंजॉय कर लिया है। हाँ। तो वो छुट्टियों के लिए मुझे नहीं लगता एक्साइटेड है या नहीं है। स्कूल की छुट्टियां तो ठीक है, प्रोफेशनल लोगों को भी मिलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं यूनस, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं जी कि जून और जुलाई जो है उसमें आपकी छुट्टियां होंगी। 1 अगस्त से जो है वो आपने स्कूल में जाना है और कहना यस मिस आई एम प्रेजेंट। नाइस नाइस नाइस। वी आर प्रेजेंट टू। Yeah, we are present on a daily basis. But having said that, देखिए छुट्टियां जो है ना, वो आप कही थी ना अभी, क्यों मैं आई एम स्टिल इन दैट फेज कि बच्चे को जो 2 महीने हैं, हाँ। उसमें कोई एनहांस कर लें उसका स्किल, कोई कैपेबिलिटी या एबिलिटी, उसको फर्दर एनहांस करें। चाइनीज, जापानीज, अभी अगर आप देखें विंटर ओलंपिक्स में कितने जापानीज जीते हैं गोल्ड मेडल्स, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज हैं, उन लोगों ने उनकी कैपेबिलिटी या एबिलिटी जो है ना यंग एज में रिकॉग्नाइज कर ली थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जी आते हैं अपनी दूसरी न्यूज की तरफ, वो है जी सियासत के हवाले से। आपको पता है कि सियासत का पारा वो है जो कभी नीचे नहीं आता। मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन सियासी पारा Temperature. कभी भी नीचे नहीं आता है। वो हमेशा जो है वो अपनी सतह पर ही रहता है। अभी क्या हुआ है आपको पता है कि जो गहमा गहमी एक चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, ओपोजिशन के अंदर, हुकूमत के अंदर, हर जगह पर कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जी तमाम तर जो गठजोड़ है, जो सियासी एक खिलाड़ी हैं, वो एक साथ हो गए। समझ रहे हैं आप लोग? एक वो साथ खिलाड़ी? जमा हो गए। अब कुछ भी कहें, अपने अंदर खुद के खिलाड़ी हैं ये, एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हुए ये लोग। अब जी हुआ ये है कि लाहौर कब पार्टी की इन्होंने? अब पता नहीं कौन सी पार्टियां चल रही हैं, ये तो हमें भी नहीं पता यूनस। लाहौर में जो है वो शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह पर कौन कौन आया, ये देखें आप। जरदारी साहब आए हैं, पुराने कर्ज मांगने वाले, हमारे पैसे वापस करो। पुराने दोस्त कहूंगी मैंने। ओके, यस, अच्छा, जरदारी साहब आए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब आए हैं, और जी शहबाज शरीफ तो क्योंकि मौजूद ही हैं, हाँ उनका घर वो था भी बाहर यहाँ से आए पर। थे। और आपको पता है नवाज शरीफ को भी इन्होंने लिया है ऑनलाइन। वीडियो कॉल पे। ओह माय अब गॉड, ये देखिए कि
हो क्या रहा है? अच्छा, तो ये ओवरऑल सब साथ मिलकर जो है, साथ मिलकर इन्होंने क्या फैसला किया? क्या? इन्होंने ये फैसला किया है कि अब हम जो एक, आपको पता है तहरीके अदम एतमाद चल रही है, जिसमें वजीर आजम इमरान खान को जो है वो हटाने की कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश की जा रही है, उसमें इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल किसको खड़ा किया जा रहा है? किसको? सोचे, टिक 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 टिक। शहबाज सोचें। शरीफ? ऐसा ही है, ओपोजिशन लीडर। यस, जोक नहीं था। नहीं, ये बिल्कुल कोई जोक नहीं है। लेकिन हम संजीदा भी नहीं लेंगे। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वजीर आजम इमरान खान के मद्दे मुकाबिल लाने पर जो है वो इत्तफाक किया गया है तमाम जमातों की जानिब से, जो ओपोजिशन जमातें हैं और PDM की जो जमात है, ये एक अलग ही जमात चल रही है, उन्होंने अब फैसला किया है कि अब जो ये तहरीक अदम एतमाद का जब वोट होगा तो इसमें हम जो है वो तमाम तर मिलकर शहबाज शरीफ साहब को जो है वो सपोर्ट करेंगे ताकि वजीर आजम इमरान खान साहब को जो है वो हटाया जाए। लेकिन वो तो रत्ती बराबर भी उनसे नहीं मिलते, वो करेंगे क्या? करेंगे ये कि लिफाफे बटेंगे। ये अभी जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है तो वही वाला सेटअप वापस होगा। जी, ऐसा ही है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखें सिंपल सी बात है, ये वाले लोग हैं ना, आप जो झूठे लोग हैं, मैं आपको एक बड़ी बात बताने वाला हूँ, जो झूठे लोग हैं ना वो बेवकूफ नहीं बना सकते ज्यादा देर तक लोगों को, क्योंकि झूठ याद नहीं रहते ना, फिर दिल के मर्ज भी में भी मुब्तला हो जाता एग्जैक्टली। ये है। आवाम को अगर बेवकूफ बना रहे हैं तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये ज्यादा देर तक नहीं बना पाएंगे। एंड वही वाली बात है कि इमरान खान साहब ने बहुत काम किया है, ट्रू, लेकिन जो इनकी टीम है वो इतना प्रमोट नहीं करती। इमरान खान ने 4 पुल बनाए, इमरान खान ने 2 रोडें बनाई, ये वाला सेटअप नहीं है। हम ये वाले नहीं कि हमने ये कर लिया, हमने पुल बना के ये कर लिया, ये वाला सेटअप नहीं है। ये वही कर रहे हैं, उसी की खा रहे हैं कि हमने रिंग रोड बना दिया, हमने ये वाला रोड बना दिया, हमने वो वाला रोड बना दिया। एक हॉस्पिटल बना देते जो अपने बड़े भाई के दिल की बीमारी दिखा सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये वोटिंग वाला सिस्टम अगर ओपन हो जाए ना, आई मीन आप ओपन वोट करने वाला सिस्टम अगर स्टार्ट हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई चूज करना पड़ेगा कि ये चीज जो है वो आपके लिए बेहतर है और ये चीज आपके लिए खराब है। आई बिलीव के ओपन वोटिंग होनी चाहिए, देखते हैं कि आगे हो जाए, बिकॉज अभी तक जो है ना, क्योंकि सियासत इज अ वेरी डर्टी गेम। इट्स अ बिजनेस। इट्स बिजनेस। समझे इस बात को। जी उशिया, आपका मतलब ये है कि हमें ओपन वोट देने चाहिए कि सबको पता हो कि मैंने किसको वोट दिया है। ये लिफाफा सिस्टम बंद हो जाए। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मर्जी होनी चाहिए कि आपको किसको वोट देना है। मैं तो ये तो आप कह रहे हैं ना अंदर पार्लियामेंट की, मैं तो बोलता हूँ पूरे जनरल इलेक्शन जितने होते हैं उसमें होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अनम की पर्ची है, अनम का नाम लिखा हुआ है, उसका CNIC नंबर लिखा हुआ है और पता चले वो किसको वोट दिया है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो थोड़ा मुश्किल है। इसी के तो खिलाफ है ना ओपोजिशन। देखें, ये जो आपको याद है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आ रही थी, वो जी। इसके इन्होंने बिल जो पास हो रहा था सेनेट के अंदर, वो मना कर दिया। क्यों मना किया? इन्होंने कहा धांधली होगी। धांधली नहीं होगी, धांधली कर नहीं पाएंगे फिर, है ना, यही है। हालांकि शिबली फराज साहब ने बकायदा से, वो इतनी सी मशीन है, शिबली फराज साहब बकायदा से उन्होंने चैलेंज दिया। उन्होंने कहा जितने भी हैकर्स हैं, आप इस मशीन को हैक करके दिखाएं, जितने पैसे चाहे आप मुझसे ले ले। इतनी बड़ी चीज है। अभी है ये ऑफर वैलिड? अभी भी है, लेकिन अभी सेनेट के अंदर जो बिल था ना, इन्होंने पास होने नहीं दिया ना ओपोजिशन। क्या आप लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि जो पंजाब के वजीरे आला है उनके लिए भी तहरीके अदम एतमाद लाने का इसके बाद थॉट आ रहा है? जैसे स्पीकर यही साहब करते रहे बस ये बच्चों की तरह आग मचोली खेलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे स्टॉक में बहुत सारे अपडेट्स बाकी हैं, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। और यहाँ पे वक्त हुआ है हमारे शो को आगे बढ़ाने का, एक नया टॉपिक आप सबके साथ डिस्कस करने का। और मेरा टॉपिक आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी अच्छा लगेगा, सुन के मज़ा आएगा थोड़ा सा, काफ़ी हैरान भी होंगे आप लोग। लेकिन आपके सारे टॉपिक सुनकर वैसे बहुत मजा आता है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं यूजुअली साइंस और टेक्नोलॉजी और न्यू इन्वेंशन से बात करती हूँ, बट आज ऐसा नहीं है। आज मैं जिस मशहूर हस्ती और शख्सियत के बारे में बात करूंगी, ओल्ड इन्वेंशन है। ओल्ड इन्वेंशन है। वाओ, आपको वाटर कूलर नहीं मिलता? अच्छा, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डोनाल्ड ट्रम्प। ओह माय गॉड, क्या किया उन्होंने? बता रही हूँ, लेकिन जो करने वाले हैं वो तो वाकई बताने लायक है। ओके। यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट, यूएसए पर 4 साल हुकूमत की उन्होंने। 4 साल तक दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर लोगों में इनका नाम दर्ज रहा है। यस।
वैसे तो अपने बेबाकपन की वजह से और अपने बोल्ड और ब्लंट एंड स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड की वजह से काफी सुर्खियों का हिस्सा रहते हैं, अपने लचकपन की वजह से भी। बिल्कुल, और अपना मजाक भी बनवाते रहते हैं। एग्जैक्टली लेकिन फिर भी एक कामयाब बिजनेसमैन और बिलियनियर्स में इनका नाम आज भी आता है। इस चीज का एजाज ये बड़े फख्र से एंजॉय करते हैं और कुछ भी कहने से बिल्कुल नहीं डरते। काफी ब्लंट शख्सियत है इनकी। तो जो बाइडेन से हारने के बाद इनको मजीद 4 साल तक हुकूमत करने का मौका नहीं मिला, जिस चीज का इल्जाम ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और थोड़ा थोड़ा सा रशिया पर भी लगाते हुए नजर आता है। ओके अच्छा, कि इनकी शिकस्त के पीछे रशिया का भी हाथ है और साथ ही साथ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ रगड़े में ले रही है। हेनरी का भी हाथ है वैसे, ये आप कह रही हैं या ये उनका कहना है? कह सकते हैं। अपनी हार के बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें की हैं, कुछ खुलासे किए हैं आपकी ज़ुबान में कहूँ तो, और इन्होंने डायरेक्टली अमेरिका के जितने भी इदारे हैं उनको हिट करने की भी कोशिश की है। कुछ इस तरह की बातें की इन्होंने अपने सारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिस पर गवर्नमेंट का ये रिएक्शन है कि उन्होंने कहा है कि ये कर रहे हैं जी अब सोशल वायलेंस, क्योंकि ये अपने तमाम जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करके कुछ ऐसी बात नाजेबा बातें कर रहे हैं जो बातें इन्हें नहीं कहनी चाहिए रिगार्डिंग टू द गवर्नमेंट। क्योंकि अगर आप अभी फ़िलहाल नहीं हैं गवर्नमेंट का हिस्सा लेकिन आप पहले तो थे, तो कुछ चीज़ों का एहतराम होता है वो करते हुए आपको, मतलब लेकिन खुद ही जैसे- राज खुल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे कि अभी नवाज शरीफ कर रहे हैं, इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो हुआ क्या है जी, बड़े मज़े की बात है। मैं अब अपनी आवाम का जो है लेकिन नवाज शरीफ ने फिर भी कुछ पर्दे रखे हैं। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन सना कादर जी। लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी ये कह दूं कि नवाज शरीफ में और डोनाल्ड ट्रंप में बहुत फ़र्क है, वो पढ़े लिखे तो हैं। इनकी हेट स्पीच की वजह से, अगर तो ये दुबई में होते तो इनको जो है ना पकड़ के जेल हो चुकी होती, क्योंकि वहाँ पे आप हेट स्पीच करो तो आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इनकी हेट स्पीच और इस एटीट्यूड की वजह से, इस ब्लंट एटीट्यूड की वजह से जो ये बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अपने मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए, तो इनको कर दिया गया हर सोशल प्लेटफॉर्म से बैन। ओके, और अपनी हार से, अपनी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपनी खुद की एक एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा। ओके। नाउ ही इज बैंड मेरा फ्रॉम, इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मुझे मेरा इंतकाम देखी पूरी अमेरिका। ओके, ये मुझे लगे न्यूज हो रही क्या आ रहा है, मतलब इतने मजे से जो है वो ट्रोलिंग की जा रही, पता बिल्कुल नहीं चल रहा। देखिए यही तो काम है होस्ट का कि वो अपनी बात भी कहते किसी के दिल पे भी ना लगे। वाह वाह वाह, तो क्या ही बात है। अच्छा, ये जो ऐप ये लॉन्च करने जा रहे हैं, इस ऐप का नाम होगा ट्रुथ सोशल, ओके और ये सिर्फ आईफोन यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं, नॉट द एंड्रॉइड वंस। मतलब कह गरीब सकते लोग हैं नहीं कि देख सकते। अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। मुझे नहीं वैसे मैं ये कहने वाली थी कि मुझे नहीं लगता अमेरिका में गरीब लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हमें लगता है। असल में वहाँ पे भी बहुत ज्यादा गरीब, बहुत है। तो क्योंकि देखें हर इंसान के अंदर होती है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जब हम अपना वर्क प्लेस छोड़ के जाते हैं, या जब हमारे खानदान में कोई कशीदगी होती है, या हमें जब निकाल दिया जाता है। या जब सियासत उसके में बाद भी तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। मुझे क्यों निकाला, या जब दिल के अमराज हो जाते हैं आपको, तो भी आपका दिल चाहता है कि आप किसी से बात करो, कोई सुनने के लिए हो, तो उनकी कोई भी नहीं सुन रहा था। उन्होंने सोचा मैं अपनी खुद की ऐप लॉन्च कर देता हूँ। और मजे का ये खुद ही डाउनलोड करे और कोई आया भी नहीं इस ऐप में। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने भी जो बाइडेन के अगेंस्ट, क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं, जी, तो जी, जी। जितने भी उनके होंगे नॉन फॉलोअरशिप होगी, वो सारी इस ऐप को दस्ती डाउनलोड करेगी और इस पर आके अपने रिएक्शंस या अपने रद्द-ए-अमल जो भी है वो बताएगी। तो कैसी लगी आप लोगों को बेबीज, और आप लोगों को भी? पहली बात तो तालियां होनी चाहिए लेकिन किस किस बात लिए? की? किस चीज के लिए अनम के लिए, अच्छा नॉट फॉर हिम। मैं आपको बताऊं ऐप ला रहे हैं इसलिए? नहीं देखिए, ऐप जो है ये इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग ऐप्स बनाते हैं। अगर हम ट्विटर की एग्जांपल ले लेते हैं, इट्स द मोस्ट कि व्हेन वी से जियोपॉलिटिक्स, तो ट्विटर इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबके लिए पूरी दुनिया में। Yes. बाकी फेसबुक, इंस्टा, उस पे तो फंडिंग वगैरह भी हो जाती है, बूस्टेड हो जाती है। ट्विटर इज समथिंग, मे बी यू कैन से कि इट्स नॉट बायस्ड। कभी कुछ रिएक्शन आता है तो ट्विटर अकाउंट्स बैन भी करते हैं। बस मेरा सवाल आप लोगों से है, हु इज गोइंग टू डिसाइड द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हेट स्पीच? भी हाउ? हम खुद ही डिसाइड करेंगे, और क्योंकि अगर कोई दूसरा हमें बताएगा तो हम कभी भी उस चीज़ पर अमल नहीं कर सकते या उसको संजीदगी से नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यही लगेगा कि ये शायद हमारी हक की आवाज़ को, हमारी सच की आवाज़ को दबाना चाह रहा है। तो इंसान खुद ही ये चीज़ तय करेगा कि कौन सी हेट स्पीच है और कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए कि कौन सी स्पीच का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और किस वक्त करना है और कितना करना अपनी है। बात कर वरना सकता हूं। पैमरा चलाता है। देखिए मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना। जी। ट्विटर ने बैन किया फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप को हाँ जी, हेट जी, स्पीच का कह के। जी। बट अगर वो कोई राज बता रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, उस 100 में से कोई 2 बातें तो सच्ची होंगी ना, या ही वाज अब्यूजिंग।
देखिए यूनुस, मुझे लगता है कि जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में क्या फ़र्क है, तो मुझे ये लगता है कि आप बिना एविडेंस के अगर किसी पर भी कोई भी बकवास करते हैं तो वो हेट स्पीच में चला जाता है। ठीक है, सबूत दूं तो? सबूत देंगे तो वो क्यों हेट स्पीच में जाएगा? वो लेकिन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाएगा। एग्जैक्टली। अब्यूसिव लैंग्वेज। यस, इखलाकियात के दायरे में। यस। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ना मैं सबूत देता हूँ, ना मैं कोई चीज करता हूँ, मैं अब्यूसिव वर्ड यूज करता हूँ ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉर अनम, am I using the freedom of speech or I am giving a hate speech? हेट स्पीच Hate फॉर speech। श्योर। हेट तो ऐसे तो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, मेजॉरिटी सेलिब्रिटीज के नीचे जो उनकी फोटोज के नीचे कमेंट्स करते हैं वो तो अब्यूसिव होते हैं मेजॉरिटी, तो उनको भी बैन कर देना चाहिए। आपने देखा जब पुलिस स्टेशन में बड़े से बड़ा भी केस जा रहा हो तो वो अगर जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना हो वो इस चीज को ऑथेंटिक लेते ही नहीं है, सीरियस नहीं लेते। और तो यू नीड एविडेंस। अब्यूजिव कुछ भी हो डजंट मैटर, बट वी नीड एविडेंस। इवन द लॉ नीड एविडेंस। व्हाट कुड वी डू? एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही मस्त होते हैं, उनको किसी की उनको किसी की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए कुछ नेगेटिव बातें करें या पॉजिटिव बातें करें, या आपके लिए कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात करता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को मस्त मलंग कहा जाता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है कि आग लगी बस्ती में, डोनाल्ड ट्रंप अपनी मस्ती में। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन मैं एक चीज आपको वाजे करती चलूं, वो ये है, फिर हम ब्रेक पर भी चले जाएंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। वो ये है कि आपने कहा कौन जो है वो डिसाइड करता है कि क्या हेट स्पीच है और क्या जो है आजादी इजहार राय है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक इदारा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पैमरा डिसाइड करता है कि आप क्या सही कह रहे हैं, और ये उन लोगों के ऊपर ये रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि कुछ होते हैं, आप समझ रहे हैं। अब वो कोई सियासतदान भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप या मुझ जैसे, अगर हमारी ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं है जो बेसिकली सरकारी जितने भी आप कह दें शख्सियात हैं उनके ऊपर ये रूल जो है वो अप्लाई होता है, और दूसरा जो सेलिब्रिटी है उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। आपने देखा होगा कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे सियासतदानों के अकाउंट जो है वो बैन किए गए हैं, सिर्फ क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ही जो है वो हेट स्पीच जो है वो सोशल मीडिया पर कही, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ने अभी जो है वो रिसेंटली कानून भी पास किया और दीगर दूसरी चीजें। Very good। सो ये पैमरा डिसाइड करता है, फिर पीटीए आ जाता है, तो एक ये लंबी फहरिस्त है, फिर मेन हुकूमत डिसाइड मेरा बस ये सवाल है, ब्रेक का मैं ले लूं जल्दी से। सवाल ये है, अवाम आप जवाब दीजिए कमेंट्स में। कोई इजराइल में बैठ के मुसलमानों को गालियां देता है, कोई इंडिया में बैठ के मुसलमान को गाली देता है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाती है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो वो हेट स्पीच हो जाती है और हमारे ट्विटर अकाउंट जो है वो बैन कर दिए जाते हैं। ये क्या इंसाफ है? व्हाट इज दिस बिहेवियर ट्विटर? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आते हैं अपनी खबर पर। और मैं जो खबर लाई हूँ वो है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। Okay. उसका सुनते ही आपके दिमाग में दुबई आता होगा। Yes. और दुबई को फौरन से सुनते ही मेरे दिमाग में जो आता है वो ये आता है, नहीं बिल्कुल नहीं हबीबी शेख तो बिल्कुल नहीं आता है मुझे। वहाँ की इमारतें वाओ दिमाग में आती है कि वहाँ की इमारतें कितनी खूबसूरत हैं। और उसके अलावा वो मुल्क भी बहुत खूबसूरत है, वो शहर भी बहुत खूबसूरत है। और अगर मुझे जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगी वहां पर घूमने के लिए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मैं उन आपका पूरा नाम इमारतों क्या है? में से वीजा लगवाता हूँ आपका। आते हैं इमारतों की तरफ। तो वहाँ की जो खूबसूरत इमारतें हैं उसमें से एक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है। उसको दुनिया भर में खूबसूरत इमारत कहा गया है। माशाल्लाह। वाह वाह जी। और आपको पता है एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो, अब मुझे नहीं पता वो सच है या झूठ है, उसमें तैयारा जो है वो लैंड कर रहा है और अब मुझे बॉक्स खुलता है और जी बिल्कुल वो इतना बड़ा है कि उसमें एक तैयारा, और मैंने कुछ अपने पास पिक्चर्स रखी हैं वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर की कुछ पिक्चर्स हैं, उसमें कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें बहुत सारे इंसान हैं। जी, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कितनी बड़ी जगह पर मुश्तमिल है। वो है 30,000 मीटर मुरब्बा जमीन पर। सोचें आप वो कितना बड़ा होगा। 30,000 मीटर? जी, मुरब्बा मीटर। मीटर तो शॉर्ट हो रहा है मेरा। सुनकर लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दुबई कुछ भी कर सकते हैं। दुबई कैन डू ऑल द अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स जो हम शायद तस्वुर ही कर सकते हैं, वो हकीकत में कर सकते हैं। नॉट द मेटावर्स, द यूनिवर्स, असली कायनात। लेकिन हाँ, एक सबसे अच्छी चीज जो इसकी है इस म्यूजियम की वो ये है कि आपको पता है एक एक जो उसका पार्ट है ना वो बिल्कुल खुलता है और अलग होता है। और ये पूरा जो भी सिस्टम है उसमें सब, मतलब हम कहीं पर जाते हैं तो इंसान घूम रहे होते हैं, यहाँ पर रोबोट्स घूम रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जितने मेरे दोस्त यार हैं दुबई में, उनसे मैंने पूछा वो शेख जायद रोड पे बन रहा है,
अब बन गया ये नहीं बन गया, अब ये मेरी बन बात गया, उसका इफ्तिताह जो है वो 23 फ़रवरी को हो चुका है। as far as by knowledge कि ये एक hologram है, it's more of 3D rather than actual thing. अभी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर? होलोग्राम्स। तो ये मुझे लग रहा है कि इट्स मोर ऑफ प्रोजेक्शन rather than actual pieces. ऐसा भी है, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए ना जितनी जदीद चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हैं। मैंने कहा रोबोट्स के हवाले से भी आपको पता है, अगर आप मनाजिर देखें, मतलब इनके जो पेज है उन पर भी जाकर अगर आप देखें ना मनाजिर जितने भी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के हवाले से, तो इतना कोई ज़बरदस्त जो है इन्होंने ओवरऑल काम किया है, जो टेक्निक इस्तेमाल की है। कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजियम होगा ये। एग्जैक्टली, ये फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खेला है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। फ्यूचर की बात हो रही है। आई वुड लाइक टू आस्क योर विजन 10 years from now, 20 years, अभी 2022 है, लेट्स टॉक अबाउट 2050। हम क्या होंगे? होगा? क्या होगा? यस, गाड़ियां उड़ेंगी, ओके। यूएफओ से एलियंस भी आ सकते हैं। नहीं, क्या आपकी नजर में होगा लाजमी? आई एम नॉट नजूमी बट आई कैन प्रिडिक्ट। यस, आई वांट योर प्रेडिक्शन। Cars can fly. Yes. We can go to the Mars. ऑलराइट, We can have purple cars. पर्पल कार्स? Yeah. वी डू हैव पर्पल कार्स। लेकिन अभी वो कॉन्सेप्शनल है ना, अभी यहाँ पे आई नहीं है ना, टार्ज़न बनी थी ना वो फंक्शनल फिल्म। हो जाएंगी। फिल्म थी ना, मैं यूनिवर्स पे आऊंगी ना मेटावर्स ठीक है, से, ठीक और है। जो हकीकत की दुनिया है वो ख्याली दुनिया बन जाएगी। ये प्रेडिक्ट नहीं करी, ये हो चुका है, ओके ये हो चुके हैं 2050 में। ओके, और रोबोट्स के साथ कोई मुझे- शो कर रहा होगा गपशप। वेलकम टू गपशप। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त रोबोट। सॉरी टू कट इन बिटवीन, मुझे एक चीज अभी लिंक अप हुई। आपने बोला कि पर्पल कार्स अभी भी हैं, आप वो कोटिंग की बात तो नहीं करे जो मैट हो जाती है और वो कवर्स प्लास्टिक लग जाते हैं, नहीं। जैसे कि मार्स पूरा रेड है, ठीक है, हाँ। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी कार्स होंगी आने वाले वक्तों में कि हम उस गाड़ी में बैठे बैठे हम ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि बाहर की सारी दुनिया हमें ऐसी दिखेगी जैसे हम मार्स में हैं। तो आप अर्थ पे बैठ के किसी दूसरे प्लेनेट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं उस वे में कह रही थी। ओके, दैट्स वेरी इंटेंस। और आप यूं बैठेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नो Okay. ड्राइव एंड नो हैसल, बस आप कुछ भी उसका सिस्टम होगा और गाड़ी आपकी चल रही है, मतलब फुल प्रूफ आलसी बनाने का प्लान। ठीक है, मेरी फिंगर टिप्स पे गाड़ी चल रही है और बस मैं चिल कर रही हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैं भी ना सुन। ये नॉन प्रोडक्टिव करने का फुल प्रूफ प्लान है दुनिया का। ऑलराइट मारिया, जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप घर बैठे वो सब काम कर सकेंगे जो अभी आप जाकर बाहर करते हैं, और रोबोट्स होंगे और लोगों के काम वाम वो छीन लेंगे। जाहिर है जब हमारे पास काम नहीं होगा और रोबोट्स कर रहे होंगे तो विल दे गिव अस मनी? ये तो Maybe, अब maybe वक्त not. आएगा तो ही पता मे चलेगा। बी क्रिप्टो करेंसी का दौर। हाँ, यस, एग्जैक्टली। सना। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये 20 सालों की बात की आपने। 20 साल के बाद क्या एज होगी हमारी? सबसे पहले तो मैं ये सोचती हूँ मेरी क्या उम्र होगी 20 साल बाद। 120। ऐसा भी नहीं है, मैं अपनी एज के बारे में बात कर रही हूँ, आपकी एज के बारे में बात नहीं कर रही। ये अच्छा बचपन में कहते थे, जो कहते हैं ना वही होता है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, 28 साल बाद अगर हम तस्वुर करते हैं कि दुनिया कैसी होती है, ये एक बहुत ही मैं कहूँगी डीप सवाल है। उसका रीज़न ये है कि क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारी डार्क वेब, जो मुझे लगता है आप इतने खतरनाक बोला ना, हाँ, dark dark web, web, तो आपकी आंखों में क्रिमिनल दिखा है ना मुझे। जी, नहीं सीरियसली, कुछ ऐसी वेबसाइट है जिनके बारे में हम अभी हमें पता है लेकिन ऑफिशियली हम खुलकर बात नहीं कर रहे जी, होते। जी, जी। मुझे लगता है कि आज से 20-28 साल बाद वही वेबसाइट हम सब जो है वो उसी के जरिए कुछ ना कुछ इनकम जो है वो हासिल कर रहे होंगे। ओह माय गॉड, जी। यूनुस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप कहते हैं एलन मस्क, जी। ठीक है, तो जैसे वो हर चीज को जो है वो क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दिमागों में चिप लगा रहे हैं। जी, जी, जी। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम खुद ही रिबॉट होंगे, मतलब रिबॉट ना हायर करेंगे ना बनाएंगे। साइबॉर्ग, यू मीन कि हमारे पीसेस भी शायद लोहे के हों। या माइट बी। आई हैव अ प्रेडिक्शन, आई एम नॉट सेइंग इट कैन बी ट्रू। अगर तो वर्ल्ड वॉर 3 हो गई, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट भी करूंगा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दुनिया खत्म हो जाएगी। द पावर विल लाई विद द पीपल हु विल कंट्रोल द रिसोर्सेज। दैट इज वाटर, दैट इज ऑयल, दैट कैन बी एनीथिंग। जो इंग्रेडिएंट्स से दुनिया कंट्रोल कर सकते हैं, आई बिलीव कि सब खत्म हो जाएगा। इट विल बी अ फ्लैट अर्थ। 20 साल बाद आई एम टेलिंग यू व्हाई, लेट मी फिनिश। ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब जो प्लॉट्स हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग जमीन पे चली जाएंगी, बिकॉज एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि क़यामत करीब है, हमें सारी निशानियां दिख गई हैं। बट ऑन द कॉन्ट्री मैं ये बताऊं कि दुनिया पहले भी 2-3 दफा खत्म हो चुकी है। वी टॉक अबाउट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स पहले। Yeah. जुरासिक पार्क के जानवर मरे, सारे मरे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पानी भी आ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है हमारे मज़हब में। तो एक मुझे आई एम नॉट बिलीविंग, आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग समथिंग कि दुनिया फ्लैट होगी
and people would be fighting with stones and sticks rather than guns, atom bombs, everything. ब्रेक का टाइम हो गया है, जो भी मैंने बोला अल्लाह ना करे वो हो, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट. फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डजंट मैटर. द म्यूजियम लाइज इन दुबई. अगर आप दुबई के रहायशी हैं या दुबई जाना चाहते हैं, डोंट मिस इट. जाएं, वीडियोस बनाएं, हमें भी भेजें ताकि हम भी इंजॉय करें. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. टाइम होता है वॉइस नोट का. If you want to be part of this show, नंबर दे रहे हैं ना? via voice note, please contact this number. If you want to be part of this show and perform here, the number is given. Please contact. उर्दू इंग्लिश बहुत ज़रूरी है बिकॉज कुछ हमारी ऑडियंस है जो इंग्लिश बोलती हैं, बर्गर बच्चे हैं, कुछ उर्दू बोलते हैं, वो भी अच्छे बच्चे हैं. ये नहीं कहूँगा बन कबाब, वो भी बन कबाब. आई लव बन कबाब. इट्स नॉट अबाउट दैट आई डोंट लाइक बन कबाब, बट हैविंग सेड दैट देयर इज अ वॉइस नोट वेटिंग फॉर अस. लेट्स हियर इट. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है. मैं सोल्जर बाज़ार से बात कर रही हूँ. मैं आपका शो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. अब तो बच्चे भी जो है ना वो आपके फ़ैन बन गए हैं. अब तो बच्चे भी जो है ना वो कार्टून नहीं देखते, वो आपका शो देखते हैं क्योंकि आप इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं. आप इतना इंस्पायर करते हैं बच्चों को. तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे अगर ये शो देख रहे हैं तो उनके लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी आप प्लीज़ बताएं कि ये जो पॉकेट मनी है बच्चों को ये देनी चाहिए या जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सिर्फ उनको दिलानी चाहिए. कहीं पैसा उनका दिमाग में डालना इस वक्त छोटी एज में क्या ये ठीक है या नहीं है? तो प्लीज़ ज़रा वालिदैन और बच्चों को थोड़ा इस चीज़ के लिए गाइड कीजिएगा. थैंक यू. क्यूट. वेरी स्वीट, वेरी क्यूट एंड अ वेरी गुड मैसेज आमना. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस मुद्दे को रेज़ किया है, क्योंकि हमें लगता है या नहीं भी लगता, क्योंकि हर तरह के, अगेन मैं वही बात बोलूँगी, हर तरह के लोग हैं, हर तरह का माइंडसेट होता है. तो वालिदैन में भी दो तरह के पर्सपेक्टिव्स पाए जाते हैं टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. एक ये वाला है कि उन्हें हर चीज़ ला के दे दो, और एक उन्हें महदूद रखते हैं. ठीक है, मैं अब क्या प्रेफर करती हूँ कि क्योंकि हर किसी का अपना बिलीव होता है किसी किसी चीज़ में, तो जो मेरा मानना है, आप लोगों का माइट भी इससे अलग हो, आप लोग ना अग्री करें या डिसएग्री करें, तो जो मेरा मानना है वो ये कि आप अपने बच्चे को हर चीज़ ना दें, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो समझदार नहीं है, तो उसे नहीं पता कि उस उम्र में उसके लिए कौन सी चीज़ कितनी फ़ायदेमंद और कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है. आप अपने बच्चे का बेहतर तरीके से हर चीज़ जानते हैं, समझ सकते हैं, और आप ही उसको बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं. तो आप अपनी निगरानी में उसको जो भी चीज़ चाहिए, अगर आपको बेहतर लगता है कि अभी इसकी उम्र है इस चीज़ के साथ खेलने की या इसको इस्तेमाल करने की, तो आप उसे लेके दें, लेकिन कड़ी नज़र रखें उस पर. पॉकेट मनी दें नहीं, जिद करे या ना करे, लेकिन अगर वो बच्चा मांग रहा है और आपको लगता है कि ये इसके लिए, इसकी बेटरमेंट के लिए, इसकी ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा कर सकती है, तो वो आप उसको चीज़ दिला दें. बट स्टिल आपने जो भी चीज़ लेके देनी है, क्योंकि अच्छा इसमें बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पे अगर मैं बात बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन सी एज ग्रुप में कौन सी चीज़ लेके देनी है, और किस एज ग्रुप में आपने उसको कितनी प्राइवेसी देनी और कितनी नज़र रखनी, ये भी बहुत अहम सवाल है. तो अगर आपको लगता है कि अच्छा एक चीज़ है, आप अपने बच्चे को लेके जो भी चीज़ दें, हमेशा अगर वो जिद करते हैं तो आप उसको साथ लेके जाएँ. उसको जो चीज़ खेलने के लिए कुछ लेना है, खाने के लिए कुछ लेना है, पहनने के लिए कुछ लेना है, दोस्तों के लिए कुछ लेके जाना, आप उसको दिलाएं. क्यों? क्योंकि अगर आप उसको नहीं दिलाएंगे तो वो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, या फिर आपसे भी बहुत ज़्यादा वो जो है ना दिल में गुस्सा होगा, नाराज़ होगा, फिर चीज़ें वहाँ से ख़राब होना शुरू होती हैं. फिर वो आपको छोड़ के बाहर दिल लगाएगा, मतलब कि दोस्तों में मसले शेयर करेगा, फिर वो उनको अपना ज़्यादा करीबी समझेगा. तो एक वो वाला जो अपनायत जो बच्चे को अपने वालिदैन से मिलती है, वो कोशिश करें कि वो आप ही दें, दोस्त से ना मिले तो बेहतर है, क्योंकि दोस्त चीज़ें देनी चाहिए. हाँ, ज़रूरत की चीज़ें देनी चाहिए. अगर दोस्त अपना ये देंगे तो गलत रास्ते पर भी लेके जाएंगे. सो यू नो योर चिल्ड्रन बेस्ट, और उसको किस वक्त कौन सी चीज़ देनी ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. खिलाएं सोने का नहीं वाला, लेकिन देखें शेर की आंख से. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम. मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा बचपन था, जब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो हमें पॉकेट मनी का इंतजार होता था. 10 रुपीज़ मिलते थे, 20 चोरी कर रुपीज़ लेता था. चोरी नहीं करते थे, हमें वेट होता था कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें पॉकेट मनी दें, और हम लोग सेव करते थे. यानी कि ऐसी छोटी छोटी आप लोगों की वो बॉक्स होते थे, पेंसिल बॉक्स होते, उसमें मैं रखती होती. मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ कि उसमें सेव करती रहती थी. तो आजकल की अगर बात की जाए तो बच्चों को जब हम पॉकेट मनी देते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि बच्चे हमारे किन चक्करों में पड़ जाते हैं.
मैं आपको बताती हूँ, जब बच्चों को हम पॉकेट मनी देते हैं, थोड़े से पैसे आप लोगों ने दिए, लेट सपोज आजकल की पॉकेट मनी है ना, वो कोई 10 रुपीज या 20 रुपीज नहीं है, 200 से स्टार्ट होती है बच्चों की पॉकेट मनी, ठीक है, 500 तक जाती है, 1000 रुपीज तक जाती है बच्चों की पॉकेट मनी। उससे क्या करते हैं बच्चे? नशे की चीजें खरीदते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो। उनको जब ये चीजों की क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा ये चीज क्या है, क्योंकि हर चीज आपकी यूट्यूब पे, हर चीज आपकी नेट पे पड़ी हुई है, वो बच्चे देखते हैं। मतलब कोई ऐसी चीजें तो रुकी नहीं है ना, हर चीज बच्चा देख रहा है। जी। हर चीज का बच्चे को पता है क्या चीज कैसे यूज करनी है और कैसे खरीदनी है। राइट। अच्छा, मैं एक चीज़ को, बहुत खूबसूरत बात उर्शिया आपने कही, अनम आपने कही। अच्छा, मैं जो मेरी बहन ने सवाल किया था उसको मैं अपने ऊपर रख कर जवाब देना पसंद करूंगी कि अगर मैं एक माँ हूँ, ओके, सपोज करें अगर हूँ या जो भी है, लेकिन मैं अभी जो जवाब दूंगी वो एक माँ की तरह आपको जवाब देना चाहूंगी। वो ये है कि अगर मैं एक माँ हूँ और मेरा बच्चा जिद करे किसी चीज के लिए, आपको पता है बच्चों की आदत होती है जिद करना, हमेशा जिद करते, लेकिन मेरे पास चाहे जितना भी पैसा है, मैं अपने बच्चे को तमाम सहूलियात कभी भी नहीं दूंगी, तमाम कभी भी नहीं दूंगी। डिक्टेटर इवन, हाँ आप कह सकते हैं, चाहे उसके लिए मेरा बच्चा मुझे जालिम माँ कहे या कुछ भी कहे, लेकिन मैं उसको तमाम सहूलियात नहीं दूंगी। उसका रीजन ये है कि देखिए, बच्चा जो है ना, वो अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकता, समझ रहे हैं आप। एक माँ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से लेकर चल रही है। बिल्कुल। अगर मैं अपने बच्चों को शुरू से ही, स्टार्ट से ही इस चीज की आदत दे दूंगी कि आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, तो उनकी आदतें बिगड़ जाएंगी, एक जिद आ जाएगी उनके अंदर। अगर जिद आएगी तो वो, आज तो हम उसको बचकाना हरकत कह के टाल देते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होगा और वो अपनी जो है ना, आप देखें ना, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, आपकी नाजायज ख्वाहिशात निकलने लगती है जब आपको हर चीज मिलती है। तो जब वो बड़ा होगा और उसकी अल्लाह ना करे लेकिन नाजायज ख्वाहिशात निकलने लगेंगी, तो फिर क्या होगा? फिर वो माँ जिसने बचपन में इसको तमाम तर सहूलियात जो है वो ना देती अगर, और रोक देती अपना हाथ, तो आज मैं यहाँ पर ना होती ओल्ड एज होम में। सना, मैं आपकी बात का भी जवाब देना चाहूँगी और मैं आमना का भी जवाब देना चाहूँगी, जो उन्होंने ये सवाल किया है हमसे कि बच्चों को पॉकेट मनी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं अपने ऊपर रखकर अगर ये बात करूँ तो हम 3 बहन भाई हैं, ठीक है, जिसमें से 2 बहनें और 1 भाई है। जाहिर है अब हम 3 एक ही स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, हम तीनों की परवरिश एक ही माँ ने की है, ठीक हम है, तीनों एक साथ हैं। टेक्निकली साउंड तो चल रहा है अभी तक जी। और उसके अलावा हमें पॉकेट मनी भी एक ही जितनी मिलती थी। ओके, अब मेरा भाई उस पॉकेट मनी से जो लेता था वो मैं नहीं लेती थी, ठीक जो है, मैं लेती थी वो मेरी बहन नहीं लेती थी, ओके, ठीक है। अब इसमें फर्क मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि वो इंसान का अपना होता है। ओके, अब जिस तरह से मेरी माँ की इज्जत मेरे दिल में है, अब मुझे नहीं पता, हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है। मेरे भाई के दिल में अलग जगह है, मेरी बहन के दिल में अलग जगह है, सबकी अलग अलग है। तो मैं इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि पैसे देने से आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, तो मैं कहती हूँ अगर आप उसको पैसे नहीं देंगे, आप उसको पॉकेट मनी नहीं देंगे, तो भी वो बच्चा बिगड़ जाएगा। क्या बात बहुत की है, जबरदस्त। वाह 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 वाह। देखिए, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे कराची से गिला है, शिकवा है। देखिए, आप बात करी थी सोल्जर बाजार से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कराची के नाम किसने रखे हैं एरियाज के? सोल्जर बाजार, मुक्का चौक, मुक्का चौक, गोली मार, भैंस कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, परफ्यूम चौक, नागिन चौरंगी, परफ्यूम चौक, मच्छर कॉलोनी, ये नाम कौन रख रहा है भाई? भैंस कॉलोनी। जी हो गया वो, अब लेट हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, आपने बहुत सा सवाल किया कि पैसे दे ना दे। ये दुनिया क्यों नहीं समझती कि द लाइफ इज नॉट अबाउट ब्लैक और व्हाइट। ऐसा नहीं होता, द लाइफ ऑलवेज लाइज इन द ग्रे एरिया। आप पैसे देंगे, बिगड़ना होगा तो बिगड़ेगा, पैसे नहीं देंगे, उसको बिगड़ना होगा, बिगड़ेगा। तरबियत, मोहब्बत। एक बच्चा जिद कर रहा है तो माँ एक ठपाक, चुपचाप घर चल, ठीक है। और वही माँ भी हो सकती है, बेटा देखो हमारे हालात अभी अच्छी नहीं, वो समझेगा, ठीक है। और समझाने का तरीका जरूरी है, बच्चे से बात करें ना, समझाएं उसको। देखें, बच्चा 6 साल का होता है, 5 साल का होता है, 5-6 साल का होता है, उसको सेंस आने लगता है, वो समझने लगता है चीजें। 10 साल तक तो उसकी पूरी तरबियत कंप्लीट हो जाती है।
11वें साल पे तो वो खुद अपने डिसीजन ले रहा होता है। और आजकल के बच्चे यूनस बहुत ज्यादा तेज हैं। आई मीन उनको जैसे जैसे गाइड करोगे वैसे वैसे ही बच्चा करेगा। इतने तेज है, मैं तो पकड़ नहीं पाता, इतने तेज भागते हैं। लेकिन हम पकड़ पाएंगे टाइम को, बिकॉज ब्रेक का टाइम हो गया। इस दौरान हम बच्चे पकड़ते हैं, बच्चे नहीं पकड़ते हैं ऑब्वियसली, क्यों पकड़ेंगे हम किसी और के बच्चे। लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले जो है बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से कि बच्चों को पॉकेट मनी कितनी देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए, और देनी भी चाहिए और नहीं भी देनी चाहिए, इस पे बात हो रही थी। तो सबने अपने अपने पॉइंट्स बताए। और देनी चाहिए, बच्चों से लेनी नहीं चाहिए, ये भी कर रहे हैं बच्चे आजकल के। बच्चे अगर माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है यूनस बुरी बात नहीं है। सपोर्ट करें, छीने मत। हाँ, ये बात भी है। सो आज मैं बात करूंगी जैसे कि लेट्स सपोज मर्द हजरात के लिए ये टॉपिक है कि आपके लिए चलें, ये टॉपिक है कि आपकी शादी होगी, ठीक है, ये मेरा सवाल भी है और ये टॉपिक भी है, ठीक है। आपकी शादी होती है तो आप अपनी मदर को फ्रंट सीट पे बिठाएंगे या अपनी वाइफ को? इट डिपेंड्स कि मेरी मदर की एज कितनी है जब मेरी शादी होती है। इफ शी इज ओल्ड तो आई वुड रियली रिस्पेक्ट हर इन द वे आई विल आस्क हर टू सिट इन द फ्रंट एंड माय वाइफ वुड बी अंडरस्टैंडिंग। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। यही चीज होनी चाहिए। मतलब जितने भी मर्द हजरात ये अगर शो देख रहे हैं तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब भी आप लोग कहीं जाते हैं डिनर पे या वैसे ही आप लोग घूमने के लिए भी कहीं जाते हैं तो अपनी मदर्स को अगर आप लोग साथ में लेते हैं और उनसे जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप पीछे बैठ जाएं, तो प्लीज ऐसे खुदारा मत किया करें, क्योंकि मदर का पहले हक है आप लोगों के ऊपर। इसलिए क्योंकि माँ जो है बहुत अजीम शख्सियत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि माँ के पाँव के तले जो है वो जन्नत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लेट सपोज आप किसी घर में रह रहे हैं और माँ जो है वो नीचे वाले रूम में रहती है तो स्ट्रेट ऊपर नहीं चले जाया करें, अपनी मम्मा को जो है वो सलाम दुआ करके फिर जाया करें। जो शादीशुदा मर्द हजरात हैं, कोई चीज लाते हैं सबसे पहले माँ को दिया करें, क्योंकि माँ का सबसे पहले हक है, बीवी का बाद में है। क्योंकि बीवियां आपको बहुत सारी मिल जाएंगी मगर माँ आपको कभी नहीं मिलेगी अगर वो चली गई तो प्लीज खुदारा तालियां इस बात पे। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। वेरी गुड। क्यों? बीवियां बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन माँ एग्जैक्टली माँ बिल्कुल होती है, लेकिन बीवी की भी एक अपनी जगह होती है। तो उनका एक्साइटमेट बीवी पे था ना, वो इसलिए लेकिन बीवी दूसरी आ सकती है, माँ दूसरी नहीं आ सकती। मैं मारिया के बात पे जवाब दूंगी कि देखें आजकल का दौर आप देख ही रही हैं कैसे लोग हैं कि एक शादी से दिल भर जाता है, 5 साल के बाद ही डाइवोर्स हो जाता है, चले जाते हैं। बिल्कुल। मगर जो माँ की जो रिस्पेक्ट है मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। लेट सपोज बच्चा अगर छोटा है, बच्चा बूढ़ा भी हो गया है ना, तो कोई भी तकलीफ होती है, लेट सपोज चोट भी लग जाती है ना, तो माँ को उतनी ही तकलीफ होती है। लेट सपोज वो हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में लेटी हुई है, खुद ड्रिप लगी हुई है और बच्चा अगर साथ में बैठा हुआ है और वो सो गया टेक लगा के, तो अपनी चादर उठा के जो है वो बच्चे को दे देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग माँ को बहुत ईजी ले लेते हैं। बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि माँ के साथ बदतमीजी करते, मेरा दिल बहुत अंदर से दुखता है। प्लीज खुदारा उन बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब बारिश हो रही होती है, घर टूटे हुए होते हैं, माँ बच्चे को जो है वो सूखे पे डालती है, खुद जो है वो गीले पे सारी रात सोई रहती है कि मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए या मेरे बच्चे को जो है वो गीला कोई कपड़ा ना लग जाए। कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है तो माँ जो है अपने बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। हकीकत बात है। एक शेर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी माँ के हवाले से, मामा आपके लिए भी, वो ये है कि दर्द चला जाता है मेरी दहलीज से जुदा होकर, दर्द चला जाता है मेरी दहलीज से जुदा होकर, मैं खुश नहीं रह सकती अपनी माँ से जुदा होकर। वाह 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 वाह। इस बात पर मैं भी एक शेर अर्ज करूंगी, इरशाद। और वो मेरी माँ के लिए होगा, बल्कि वो सब माँओं के लिए होगा। और वो ये है, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। वाह क्या कहने। एक तेरा ही प्यार सच्चा है माँ, लोगों की तो शर्तें ही बहुत हैं। बहुत खूबसूरत अर्ज किया है। इरशाद। जब भी मेरी माँ मुझे बुलाती है, जब भी मेरी माँ मुझे बुलाती है, मेरी जान निकल जाती है। वाह। कर सकूं तो पूरी कायनात उसके कदमों में ला दूं, कमबख्त बीच में मेरी बीवी आ जाती है। वाह यूनुस, सच अ लवली राइम और सच अ लवली मैसेज। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल उर्शिया, मैं कहना चाहूंगी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप बहुत अच्छा टॉपिक लाए हैं। माँओं पे बहुत कम होता है कि हम माँओं के लिए इतना सोचें या उनके लिए इतना, खैर सोचते तो हम सब हैं लेकिन बात बहुत कम होती है उनके बारे में। मुझे अभी तक आपकी उस बात से इख्तलाफ है जिस पे मैंने एक बहुत अजीब सा रिएक्शन भी दिया था। वो ये है कि बीवी जो है वो
और आ जाती है और माएँ नहीं आती, तो मैं इस बात पर एक प्रोटेस्ट करना चाहती हैं आप? बिल्कुल औरत मार्च पे जाएं। बिल्कुल, मैं इस बात पे कहना चाहूंगी कि जो वो बीवी है, देखिए वो भी कहीं एक माँ है, जाहिर है उसका भी एक बच्चा होगा, जब उसका शौहर उसको छोड़ेगा तो उसकी भी एक माँ है, उस पर क्या गुजरेगी। मतलब आप अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं, आप उस बच्चे की माँ के बारे में नहीं सोच रहे, आप उस औरत की माँ के बारे में नहीं सोच रहे। तो मुझे ये चीज़ गलत लगती है कि आप ये सोचें कि बीवी आ सकती है और माँ नहीं आ सकती। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता कभी वापस नहीं आता, एक बार टूट जाए तो। मैं इसमें क्या बात बात है? जवाब हकीकत देना बात है। चाहूंगी। बिल्कुल आपकी बात आपकी साइड पे बहुत वजह है, मगर मैं जवाब देना चाहूंगी, किसी की बीवी को कोई नहीं छोड़ रहा, ऐसी सिचुएशन खुद ही क्रिएट हो जाती हैं। लेट्स सपोज यूनस की बीवी है, मेरी कह बीवी ने सकती क्या बिगाड़ा आपका? अभी तो मंगनी नहीं हुई है जी। ओके, लेट्स सपोज आपकी बीवी है जी। और आपकी पसंद की शादी हुई है, Yes. ठीक है, और आपने जो है वो 3 साल 4 साल आपने बहुत अच्छे से गुजारे। जी जी माशाल्लाह। आपकी वाइफ ने कहा कि जी मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है, ठीक है, आपने भी कह दिया कि नहीं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, चल पुत्र छुट्टी कर। एग्जैक्टली, तो इन दोनों की मर्जी से ये तलाक चीज हो गई। खत्म हो गई, हाँ, ठीक है, वो एक अलग बात है। दिस इज माय पॉइंट, ठीक है, 5 इनकी साल तो चला लेते जी। हाँ, इनकी मर्जी से दोनों चीजें जो है वो अलग हो गई। ना इनकी माँ को प्रॉब्लम होगी, ना उनकी माँ को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अपनी मर्जी से डिसीजन लिया है, अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी का और डिसीजंस लिए हैं। और जैसे कि मारिया कह रही हैं कि बीवियां और नहीं आएंगी, या मतलब माँ वो भी होती है अपने बच्चे को छोड़कर या अपनी माँ की तरफ चली जाएगी, तो माँ को कितना दुख होगा। जैसे बात आपकी बात को ऐड कर दूं कि देखें, जो औरत चॉइस दे वो इधर मदर हो या वाइफ हो, कि आप चूज कर लो, मुझे चूज कर लो या अपनी वाइफ को चूज कर लो, या मुझे चूज कर लो या अपनी मदर को चूज कर लो, उस औरत के साथ आई डोंट थिंक सो कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए। यूनस, इस बात पे मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगी। ये आपकी ब्रॉट अप ऐसा होना चाहिए अच्छा, जी, कि जी, जी। आप अपनी माँ को जो है जैसे आप अपनी माँ को रखते हैं वैसे आप अपनी सास को भी रखें, ठीक है, ये मेरा अपना मानना है। मैं सारी लड़कियों को या सारी माओं को एक बात नहीं कह रही, सबके अपने अपने घर की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। तो ये तो सिर्फ मेरा एक सिंपल सी एक बात थी जो कि हर एक इंसान जो है, हर एक मर्द के लिए ये बात थी कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज अपनी माओं को रिस्पेक्ट दिया करें। अगर आप लोग अपनी माँ को साथ लेकर जा रहे हैं तो फ्रंट सीट पे उनको रिस्पेक्ट दिया करें। इवन मेजर डिसीजंस पर भी आप उनकी राय लिया करें, क्योंकि उनसे जो आप राय लेंगे वो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी राय होगी, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी है, पूरी चीजें उन्होंने सरवाइव की हैं, तो मुझे लगता है वो आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। बेशक। क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं खूबसूरत से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पे वक्त हुआ है हमारे आखिरी सेगमेंट का, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ऐसे मज़ेदार या फिर वियर्ड फैक्ट्स जो कि हमें तो बड़े मज़ेदार लगते हैं और आपको कैसे लगते हैं, और हमारी रिडल कैसी लगती है भी आपने बताना है। बट फिलहाल बगैर टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए मैं अपना पहला फैक्ट आप सबके साथ शेयर करती हूँ, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज़ के जो हम अपनी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं या कोई भी चीज़ ले लें, अगर उस पर मेड इन चाइना का जो टैग या स्टिकर लगा होता है, लेबल किसी भी सूरत में, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है मेरा कोड। सो मेड इन चाइना स्टिकर्स आर एक्चुअली मेड इन साउथ कोरिया। दिस इज द रीजन द स्टिकर लास्ट लॉन्गर देन द प्रोडक्ट। वाह वाह वाह। चाइना की चीज है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। महबूब की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज पास द महबूब। पासिंग द महबूब टू अर्शिया। थैंक यू। अच्छा, आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक टेलीफोन है। अच्छा, इस टाइप के टेलीफोन्स होते थे पहले दौर में, तो लोगों के पास बहुत टाइम होता था बात करने के लिए, आई मीन गॉसिपिंग करने के लिए, किसी से मिलने के लिए। बट आज के दौर में टाइम ही नहीं है किसी के पास। है बेचारा so lonely broken, please pass the telephone। सना, अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है तमाम तर खवातीन से जुड़ा है, उसका रीजन ये है, अच्छा आप सबने नोट किया होगा जब हम मस्कारा लगाते हैं हमारा मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, ऐसा ही है? मैंने नोट नहीं किया, सॉरी। अपर लिप और नीचे वाले में बहुत डिफरेंस। जब हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो आप हमेशा से नोट करें कि आपका मुंह थोड़ा सा ना खुला रहेगा, सो यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। यस, ऐसा है। यानी नाइस कि ऑब्जर्वेशन, प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। आपको गूगल का मतलब पता है? गूगल की फुल फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम किसी को नहीं पता था इससे पहले। Wait a minute, let me Google it. आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस
on earth. Wow, I'm so astonished. It's a very big thing. हमें नहीं पता था गूगल का. I am passing the Google to Maria. थैंक यू यूनिस। मैं आपको फैक्ट बताने वाली हूँ, वो ये है कि इंसान की कौन सी ऐसी चीज है जो उम्र के साथ नहीं बढ़ती? पहेली का टाइम है. बताएं ना, मतलब गैस करें, क्या ऐसा क्या हो सकता उम्र है? के साथ नहीं बढ़ती. दांत. नहीं। नहीं, क्या आप बात कर रहे हैं? आंखें। जब इंसान पैदा होता है तब भी वो उसी साइज की रहती हैं, और जिस तरह से जब तक वो जिंदा रहता है उसी साइज की रहती हैं। Impressive. Yes, Please that's pass true. the eyeball. टू अनम। Thank you so much, Pink Eye Girl. अच्छा, मेरा जो फैक्ट है वो अच्छा, वाह, गुलाबी आंखें. जो तेरी देखी। जी. गुलाबी आंखें, नीले कपड़े, नीली आंखें। अच्छा, मेरा जो फैक्ट है वो कैसा है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अ हॉर्स, अगर तो घोड़ा जिंदगी भर कभी बैठता नहीं है, और अगर वो कभी बैठ जाए तो वो क्रॉस ब्रीड होता है। ओह, मतलब असल नहीं है. नहीं, वो फिर हॉर्स नहीं होता है, फिर एक हॉर्स और एक डोंकी होता है। अगर वो बैठ जाए. जी, जी, Oh my that God. comes from that. Please pass the ball. तो फिर I'm passing the ball to you. All right. मैं आपको ऑब्जर्वेशन भी बता रहा हूँ. It's a fact. अगर आप नोटिस करें कि आपकी जो जबान है, जब आपका मुंह बंद होता है, वो नीचे रिलैक्स नहीं हो रही थी, वो ऊपर रिलैक्स हो रही थी. Be quiet for a second. हाँ हाँ, पता है मुझे। All right. बात करते हुए आप इनहेल नहीं कर सकते. ऐसा ही है। With mouth or with nose? With nose, obviously. I can. While talking, say something. A to Z आप बोलें. A B C. Okay, yeah. I did. Yes. All right. Passing the ball to Urshi. थैंक यू यूनिस। जो मेरा फैक्ट है, सर के बाल और आसमान पे तारे एक बराबर होते हैं। How? गिन के देख लें। Oh, nice. Stone Cold के बारे में आप क्या कहेंगी? और अगर सर नवाज शरीफ का हुआ तो उसको चांद कहेंगे। चांद का टुकड़ा. Please pass the ball. प्लीज मारिया। थैंक यू उर्शिया। मेरे पास जो फैक्ट है वो एक रिंग का है, और वो मर्दों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि मर्द हजरात अपनी स्पेशल जो एक दिन होता है वो भूल जाते हैं। Wedding anniversary. हाँ, कुछ Wife भी का हो birthday. सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है उसमें। ताकि तोहफा ना देना पड़े। खैर, ये तो अब उन्हीं को ही पता होगा। तो वो एक रिंग है, वो ऐसी रिंग है कि उस पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हैं, और वो अंगूठी 1 घंटा पहले गर्म होती है और आपको याद दिलाती है कि आपका कोई स्पेशल डे है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी शादी है 6th of December. जी। 5th December को रात को 11 बजे वो अंगूठी गर्म हो जाएगी और बताएगी कि जानी 12 बजे आपने ये एक गलती की थी, उसकी सजा है। तो ये वो सजा है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी जिंदगी भर ये तक. तो आप ऐसे ही क्यों बोलते हैं? सजा तो नहीं होती है ना, अगर इंसान अच्छे तरीके से पहले निभाए मजाक कर रहा हूं. ओके। Please pass the ball. अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है बहुत अजीब सा है। वो ये है कि आपको पता है, अगर आप घर में बिल्कुल अकेले हैं और आपको अचानक से कोई परछाई दिखे कहीं पर भी, उसके पीछे जाएं, आराम से जाएं, और अगर आपको लगे कि कोई आपके सामने है, उससे डर के भागिएगा मत, बिल्कुल मत भागिएगा। उसके पास जाएं, उसकी आंखों में आंखें मिलाएं, उससे हाथ मिलाएं, क्योंकि इस तरह सामने वाले भूत को लगेगा आप भी भूत हैं। ओके, आगे। तालियां होनी चाहिए पहली बात. My brain just committed suicide. ठीक है. 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है. सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है. Yes. आप लोग से सवाल किया गया था, वो क्या है जो है तो आपका लेकिन बाकी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? द आंसर इज आपका नाम. ऑलराइट, जो जीते हैं उनका नाम है आबिद साहब. आबिद साहब, प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए. आप लोगों के लिए एक रिडल है. यस प्लीज। एक बंदा है जो बुध को निकलता है, ठीक है, और उसको 3 दिन लगते हैं सऊदी अरब से यमन में जाते हुए. ऊंट पे जा रहा है, ओके, ठीक है. अब घोड़े पे घोड़े पे गया, 3 दिन लगे उसको, सऊदीया से यमन जा रहा है, ठीक है. वो बुध को निकला, ठीक है, जुमेरात जुम्मा हफ्ता वो पहुंच गया, ठीक है. अब वो वहां से अगले दिन बुध को निकला और जुम्मे पे पहुंचा. कैसे? बुध को निकला, जुम्मे को बुध को निकला सऊदी अरब से और हफ्ते को पहुंचा यमन, ठीक है जी. फिर निकला यमन से बुध को और फिर वो जुम्मे पे पहुंचा. कैसे? 3 दिन जब जाने के लगे तो 3 दिन वापस आने के भी लगे। जाते हुए तो हफ्ते पे आ रहे हैं ना, वो हफ्ता लगा ना उसको. हफ्ता सैटरडे की बात कर रहा हूं जी. बुध, आपने कहा बुध को निकला, बुध जुमेरात जुम्मा ना। आंसर, नो आइडिया। आंसर नो आइडिया। सिंपल सी बात है. देखें, बुध को वो निकला, हाँ, हफ्ते को पहुंचा, ठीक है, हफ्ते को पहुंचा एक ना, दिन रेस्ट किया, फिर वो ठीक 3 है. दिन। फिर बुध को निकला, जुमेरात जुम्मा हफ्ता, 3 दिन लगते हैं, लेकिन वो जुम्मे पे पहुंचा क्योंकि घोड़े का नाम जुम्मा था. सही है, परफेक्ट, ग्रेट, यू रॉक। आप लोग लेके रिडल है. यस प्लीज। ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द को एक बार मिलती है
लेकिन औरत को 2 बार मिलती है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट कीजिए जल्दी से और प्राइज लीजिए। सस्ती रीडर का टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट सना कादिर, प्लीज। थैंक यू सो मच यूनस। आज मेरे पास जो शायरी है वो परवीन शाकिर साहिबा की है। ये ऐसी शायरी है जो मैं कहती हूँ कि तमाम तबके के लोगों ने पढ़ने की कोशिश की है, इसे सब ने कोशिश की है। आज मैं भी एक छोटी सी कोशिश करूँगी, लेकिन अगर कोई गुस्ताखी हुई या कोई भी गलती हुई सो प्लीज़ मुझे ये माफ़ कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर सी बात है नहीं, अब हर किसी का अपना अंदाज होता है, लेकिन जाहिर सी बात है परवीन शाकिर साहिबा का एक अलग ही अंदाज है, उन तक तो हम पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। प्लीज मुलाहिजा कीजिए। इरशाद। कभी रुक गए, कभी चल दिए, वाह कभी चलते चलते भटक गए, वाह। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे, वाह। कभी नींद में कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देख कर, न नजर मिली न ज़बां हिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए। कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हंसी वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए। वाह। मुझे याद है कभी एक थे, मगर आज हम हैं जुदा जुदा। वाह वाह। वो जुदा हुए तो सवर गए, वाह। हम जुदा हुए तो बिखर गए। वाह वाह वाह। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, वाह वाह वाह। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, वाह। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। वाह 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 वाह। वंडरफुल। वेरी नाइस। सना, आपने, मुझे नहीं पता बाकी किन किन लोगों ने पढ़ी है और मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, आपने बहुत खूबसूरत पढ़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद यही होता है कि हम कोशिश करें जितने भी शायर हैं उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग हमें इतना पसंद करते हैं, आप लोगों का जो फीडबैक आ रहा है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम और ज़्यादा मज़ीद जो है वो अपनी कारकर्दगी को दुरुस्त और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।